हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको 15 से 20 शब्दों में, कुछ ऐसे प्रश्न जिसके उत्तर आपको 100 शब्दों में, और तीसरा वर्ग ऐसा है जिसके उत्तर आपको 300 शब्दों में देने होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम दरअसल 2018 वर्ष 2018 के 3 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे जिनके उत्तर आपको दरअसल देने होते हैं 15 से 20 शब्दों में। तो यहां पे दोस्तों हमारे इस वीडियो में आज हम 3 प्रश्न लेंगे जिनके उत्तर आपको 15 से 20 शब्दों में देने होंगे, जिसके लिए अधिकतम आपको 3 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों, ऐसा है कि इस पूरे वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, जरा उसकी हम बात कर लें। दोस्तों, पहली बात तो हम कंसेप्ट, मतलब कोई भी हमारा प्रश्न है उसके कंसेप्ट की बात करेंगे। कंसेप्ट के साथ दोस्तों उसके आंकड़ों की बात करेंगे, और अंत में उत्तर लेखन कैसे हो, हमारे उत्तर में किन बातों को शामिल किया जाए, उनको भी हम दोस्तों समझेंगे, ताकि हम हर प्रकार से तैयार रहें और इस प्रश्न से मिलते जुलते प्रश्न यदि किसी आगामी परीक्षा में आएंगे तो भी उसको आप कर सकेंगे। दोस्तों, आप देखें हमारे सामने जो पहला प्रश्न है वो है कि विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है। दोस्तों, आप सभी इससे वाकिफ होंगे कि ये क्या है, लेकिन आज हम तकनीकी रूप से समझते हैं कि क्या है विमुद्रीकरण और इसका क्या इतिहास आदि है। दोस्तों, ऐसा है कि कोई भी मुद्रा से आप क्या समझते हैं, मुद्रा क्या होती है। दोस्तों, मुद्रा एक ऐसा वस्तु है जिसके पीछे एक वैधानिक बैकअप है, एक लीगल बैकअप है। मान लीजिए आप कोई नोट लेते हैं। नोट क्या है? नोट केवल एक टुकड़ा है कागज का या कॉटन का एक टुकड़ा है, किंतु दूसरा व्यक्ति उसको क्यों लेगा या आपको उसके बदले में उस मुद्रा पर लिखे मूल्य को क्यों देगा? क्योंकि उसको ये पता है कि सरकार ने इसके सपोर्ट के लिए व्यवस्था बना रखी है। यदि आपने उस नोट को लिया और आपको वो नोट कोई और ना ले, तो आप आरबीआई के पास जाकर उस नोट के बदले में जो मूल्य बनता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि सरकार का एक बैकअप है, सरकार का सपोर्ट है, किसी केंद्रीय इकाई का सपोर्ट है, इसीलिए उस कागज के टुकड़े को आप एक्सेप्ट करते हैं, वरना उसका अपना कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसी मुद्रा को हम बोलते हैं फिएट मुद्रा। दोस्तों, फिएट मुद्रा, फिएट का मतलब होता है एक सरकारी फरमान, सरकारी दस्तावेज। आप अगर 500 रुपए का नोट लेकर किसी के पास जाएं तो 500 रुपए की वैधता क्या है? सरकार का फरमान है, सरकार का आदेश है, वरना 500 रुपए के अंदर ऐसा कुछ नहीं है जिसका अपना मूल्य हो। यदि आप मान लीजिए किसी के पास एक सोने का सिक्का लेके जाएंगे, तो भले सरकार ने माना हो नहीं माना हो, सोने के सिक्के के बदले आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब सोने का सिक्का दोस्तों अंदर अपने साथ कुछ मूल्य रखता है, उसको सरकारी फरमान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो सरकारी कागज है, जो कागज आप देख रहे हैं, उसके अंदर भले कोई मूल्य नहीं हो, एक 500 रुपए के नोट को छापने में हार्डली 5 रुपए लगते हैं। तो 5 रुपए की लागत से हमने एक पेपर छापा, उसको 500 रुपए में चला दिया। तो जो डिफरेंस कहां से आया? वो आया दरअसल सरकार के सपोर्ट से। दोस्तों, आप देखें तो सरकार के सपोर्ट से ही कोई एक टुकड़ा, कोई एक पेपर का टुकड़ा, कोई एक लोहे या किसी मेटल का टुकड़ा एक मुद्रा बन जाती है, और मुद्रा के रूप में वो आर्थिक विनिमय, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब यहां देखें आप, किसी एक कागज के टुकड़े को सरकार ने सपोर्ट किया, तो किसी एक कागज के या किसी एक धातु के टुकड़े को, तो किसी कागज या धातु के साथ जब सरकार का सपोर्ट मिल जाता है तो क्या वो मुद्रा बन जाता है? बिल्कुल सही बात दोस्तों। तो मान लीजिए किसी मुद्रा से सरकार अपना सपोर्ट खींच ले, दोस्तों इसे क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे उस मुद्रा का विमुद्रीकरण, कि अब वो मुद्रा नहीं रहा,
दोस्तों सरकार कहती है कि हम इस कागज के टुकड़े को मुद्रा नहीं मानते। इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, वो जो प्रक्रिया है या जो गतिविधि है जिसके माध्यम से सरकार ने उस कागज के टुकड़े को मुद्रा मानने से मना कर दिया दोस्तों, उसे बोलते हैं विमुद्रीकरण। दोस्तों विमुद्रीकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी मुद्रा के लीगल स्टेटस को छीन लेती है, किसी भी मुद्रा के वैधानिक दर्जे को छीन लेने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, उसे विमुद्रीकरण कहते हैं। तो मैं रिपीट करता हूं, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? किसी प्रचलित मुद्रा के वैधानिक दर्जे या वैधानिक स्थिति से उसको बेदखल कर देना या वैधानिक दर्जे को समाप्त करने की प्रक्रिया या क्रिया को दरअसल विमुद्रीकरण कहते हैं। दोस्तों आप सभी इससे अभी तक सहमत हो चुके होंगे कि हाँ, ये विमुद्रीकरण है कि सरकार ने कहा कि आज से ये मुद्रा अब मुद्रा नहीं रहेगी। वो मुद्रा क्यों थी? क्योंकि उसमें उस कागज को एक वैधानिक सपोर्ट था तो मुद्रा थी, और जब उस मुद्रा से वैधानिक सपोर्ट आपने निकाल लिया, किसी मुद्रा से आपने लीगल सपोर्ट छीन लिया दोस्तों, वो क्या बन जाएगा? वो फिर कागज का टुकड़ा बन जाएगा जिसकी कोई मूल्य नहीं है। उसकी मूल्य उतनी ही होगी जितना कि उसके अंदर कोई कागज है तो उसका जो मूल्य 1 रुपया वो होगा, कोई धातु है तो धातु के बराबर का मूल्य उसका होगा। वरना दोस्तों जिस मूल्य उस पर अंकित किए गए हैं वो मूल्य उसके बदले में नहीं मिलेगा। तो यहां पे हमने परिभाषा देखी दोस्तों कि किसी प्रचलित मुद्रा के वैधानिक दर्जे को समाप्त करने की प्रक्रिया को हम दोस्तों विमुद्रीकरण कहते हैं। पहली बात तो ये। दोस्तों यहां पर हम कुछ अतिरिक्त बातें करते हैं कि क्या भारत में कब कब विमुद्रीकरण हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों आजाद भारत में तो आप देखें 2 बार, और भारत के इतिहास में अभी तक 3 बार, अगर हम देखें आधुनिक भारत में अंग्रेज काल से भी, तो 3 बार भारत में दोस्तों विमुद्रीकरण हुआ। 1946, 1978 और 2016, 3 बार दोस्तों भारत में विमुद्रीकरण हुआ है। और आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत में 2 बार ये प्रक्रिया हुई है जिसमें कुछ मुद्राओं को उनके वैधानिक दर्जे, लीगल स्टेटस से बेदखल कर दिया गया। दोस्तों 1938 में 10,000 रुपए के नोट अंग्रेज सरकार ने जारी किए थे, और 1946 में 10,000 का विमुद्रीकरण कर दिया गया। इसके साथ ही साथ 1946 में 500 रुपए और 1,000 रुपए के नोट का भी विमुद्रीकरण कर दिया गया। तो आप देखिए 1946 में 500, 1,000 और 10,000 के जो नोट हैं उनका विमुद्रीकरण किया गया। दोस्तों 1954 में तत्कालीन सरकार ने 10,000 के नोट को जारी किया था, किंतु 1978 में जनता पार्टी सरकार ने काले धन को रोकने के लिए, और क्योंकि बड़े नोट बड़े भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, तो इसको रोकने के लिए दरअसल 10,000 के नोट का फिर से एक बार विमुद्रीकरण किया। हालांकि इस समय सरकार ने 1,000 और 5,000 रुपए के नोट का भी दोस्तों विमुद्रीकरण किया। तो 1946 में 500 रुपए, 1,000 रुपए और 10,000 रुपए, जबकि 1978 में 1,000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण दोस्तों हुआ। दोस्तों 8 नवंबर 2016 में भारत सरकार ने एक बार फिर से 500 रुपए और 1,000 रुपए के जो बड़े नोट थे उनका
विमुद्रीकरण किया, लेकिन दोस्तों इसके बदले में सरकार ने 2000 के नोट को जारी कर दिया। दोस्तों यहां पे आप देखिए, मोटा मोटा अगर देखें आप तो 3 अलग अलग खंड में सरकारी दस्तावेज के अनुसार सरकार ने काले धन को समाप्त करने के लिए और धन की जो ये बड़े जो होते हैं लोग उनको रखते हैं पैसा, तो मान लीजिए किसी के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है या काले धन का संचय होता है, उसको रोकने के लिए अलग अलग समय पे देश में अलग अलग साइज के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। दोस्तों ये उसका इतिहास है और दोस्तों ये उसकी परिभाषा है, जिसके बाद आप इसके संदर्भ में छोटे प्रकार के प्रश्न कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा इसके प्रभाव की अगर हम बात करें तो हम इसको दोस्तों अब देखें तो प्रभाव ऐसा रहेगा कि यदि हम विमुद्रीकरण करते हैं तो कैश ट्रांजैक्शन को हम दरअसल हतोत्साहित करते हैं। दोस्तों देश में 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आज अगर देखें देश में दोस्तों की खरबों की संख्या में एक महीने में डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं। दोस्तों डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, कैश की जो इस्तेमाल है उसे घटाने के लिए आदि उद्देश्यों के लिए इसे किया जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारा उत्तर, उसकी परिभाषा, उसकी जानकारी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे और वस्तु एवं सेवा कर से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये हमारा अगला प्रश्न है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आप क्या समझते हैं। दोस्तों आप देखें कि जीएसटी जो कर है वो क्या है, आइए इसकी जरा बात करें। दोस्तों भारत में जो कर लगते हैं उसके 2 प्रकार हैं, एक है प्रत्यक्ष कर, एक है अप्रत्यक्ष कर। क्योंकि हम पहले एक बार कंसेप्ट को समझ लें फिर हम उसका उत्तर लिखेंगे। प्रत्यक्ष कर है और अप्रत्यक्ष कर, 2 हमारे पास कर हैं। दोस्तों डायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो किसी व्यक्ति या कंपनी के आय या मुनाफे पे लगते हैं और सरकार जिन पे लगाती है उनसे ही वसूलती है। तो किसी व्यक्ति या कंपनी के आय या मुनाफे पर जो टैक्स लगेगा उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर। दूसरी ओर दोस्तों आप देखें, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। इसमें दोस्तों होता यह है कि किसी उत्पादन, किसी प्रकार की सेवा, किसी प्रकार का प्रसंस्करण, किसी प्रकार का मूल्यवर्धन या आयात निर्यात जो होता है दोस्तों, इन प्रक्रियाओं पर एक कर लगता है जिसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। दोस्तों देश एक संघीय व्यवस्था है और इसीलिए इस संघीय व्यवस्था में होता यह है कि कर के जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो राज्य सरकारें और केंद्र दोनों लगाया करते हैं और दोनों के द्वारा कर को लगाया जाता है, कर की वसूली की जाती है। दोस्तों ये होता आया है, वो होता है। दोस्तों एक मान लीजिए हम बात करते हैं वैट की, तो वस्तु एवं सेवा कर पहले राज्य सरकार लगाती थी। किसी एक चीज पर आप देखें तो केंद्र के द्वारा उत्पाद शुल्क भी लगाया जाता था। तो केंद्र के द्वारा उत्पाद शुल्क, उसके बाद राज्यों के द्वारा वैट लगाया जाता था, जिससे कर के ऊपर कर होता था। उदाहरण के लिए दोस्तों देखें, अगर आप कभी किसी कच्चे तेल को या कच्चे तेल से हम जब इस्तेमाल करते हैं पेट्रोल डीजल, उस पर जरा हम बात करें दोस्तों, 1 लीटर कच्चा तेल लगभग 40 से 50 रुपए का पड़ता है। दोस्तों इस तेल को जब फिल्ट्रेशन होता है, इसका डिस्टिलेशन होता है, तो उस पे केंद्र का उत्पाद शुल्क दोस्तों करीब 30 रुपए के आसपास। तो केंद्र सरकार इसके ऊपर 30 रुपए का उत्पाद शुल्क लगाती है और इसके ऊपर राज्य सरकारें भी अपना वैट लगाती हैं, जो 25 से 30 रुपए के बीच होता है। बाकी डीलर कमीशन है, प्रॉफिट है, ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों आप देखें तो इस हिसाब से 95 से 100 रुपए का तेल हमें मिलता है, क्योंकि केंद्र का भी कर है, राज्य का भी कर है। तो दोस्तों भारत में अभी भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर केंद्र का, राज्य का एक ही वस्तु पर अलग अलग कर है।
जिसमें कर में जटिलता है, कर की दरें बढ़ जाती हैं, आम जनता पे बोझ आता है। इसीलिए सन 2000 में ही विजय केलकर समिति ने सिफारिश की थी कि भारत में अप्रत्यक्ष कर सुधार किया जाए, अप्रत्यक्ष कर सुधार किया जाए और वस्तु और सेवा पर इतने जो कर लगते हैं उनको हटाकर एक कर लगाया जाए, उसे कहा जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और राज्यों की सहमति बनी उसके बाद दोस्तों 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में अलग अलग केंद्र के राज्य के 17 केंद्र और राज्य के करीब 17 कर जो उत्पाद शुल्क हैं, वैट हैं, इनके उपकर और सरचार्ज के स्थान पर एक कर लगाया जाने लगा, जिसको दोस्तों हम कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। यदि दोस्तों यहां पे हम शॉर्ट में परिभाषा लिखना चाहें तो हम क्या लिखें दोस्तों? आप देखें, कोशिश करें कि हम सभी उन बातों को शामिल करें जो आनी चाहिए। जैसे क्या दोस्तों? ऐसे प्रश्नों के उत्तर का एक अच्छा तरीका यह है कि हम जब उत्तर लिखें तो उस उत्तर में हम पहले उन बिंदुओं को दिमाग में बना लें जो हमें लिखनी है। जैसे जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है। जब हम दोस्तों अलग अलग बिंदुओं को दिमाग में बिठा लेते हैं, उसके बाद उन बिंदुओं को पिरोकर एक वाक्य बना दीजिए। 15 से 20 शब्दों में आपका एक बेहतरीन उत्तर बन के तैयार हो जाएगा। दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है जो केंद्र राज्य के 17 अलग अलग करों के स्थान पर एक ही कर है। 1 जुलाई 2017 से देश भर में लागू है। दोस्तों ये अगर हम इतना भी लिख दें तो भी हमारा उत्तर बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि देश में वस्तु और सेवा के अलग अलग करों के स्थान पर 1 जुलाई 2017 से अप्रत्यक्ष करों में सुधार करते हुए एक ही कर को लगाया जाने लगा, जिसको हम कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों वाक्य बनाना आपका अपना डोमेन है, किंतु कंटेंट के ये बातें मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कंटेंट लिख दिया तो वाक्य में ये शब्द आगे पीछे आप कैसे भी कर सकते हैं। तो ये सुझाव रहेगा कि पहले हम शब्दों को चुन लें कि हमें लिखना क्या क्या है। अप्रत्यक्ष कर का सुधार बहुत जरूरी है। केंद्र राज्य के अलग अलग करों के स्थान पर एक कर लगेगा, वो जरूरी है। 1 जुलाई से लागू किया गया, वो जरूरी है। और आप दोस्तों इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसकी दोहरी संरचना होती है, जिसका मतलब ये कि जो जीएसटी वसूला जाएगा उसका एक हिस्सा केंद्र के पास जाएगा, एक हिस्सा उसका राज्य के पास जाएगा। दोस्तों चूंकि यहां पर शब्द की सीमा है, इसीलिए और अधिक व्याख्या करना उचित नहीं माना जाएगा। इसीलिए कम से कम आप इतनी बातों को भी लिख देंगे तो सेंटेंस को इस प्रकार से बनाया जाए कि अप्रत्यक्ष कर सुधार है, अलग अलग जो कर हैं, जुलाई की बात है, इन सभी को दोस्तों हम शामिल कर ले तो हमारा उत्तर बहुत सटीक और प्रभावी बन जाएगा। दोस्तों हालांकि यहां पर कुछ बातें आपको बता दूं मैं जीएसटी को लेकर। तो जीएसटी के संदर्भ में आप देखें, मैं कुछ तथ्य लिख रहा हूं, आपको आगे काम आएंगे। सबसे पहले विश्व में 1954 में फ्रांस में इसको लागू किया गया। भारत का जीएसटी या भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। तीसरा दोस्तों जीएसटी जो है हम जानते हैं एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है और हमने कनाडा के मॉडल को अपनाया है। हमारा जीएसटी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो जीएसटी में जो सब सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है उसका गठन संविधान में संशोधन करके किया गया। देखिए संविधान में 101वां संशोधन किया गया, जिसके बाद जीएसटी
को अस्तित्व में लाया गया, क्योंकि राज्य और केंद्र की शक्तियों, जो कराधान की शक्तियां थी, उसको परिवर्तित करने के बाद जीएसटी आया। दोस्तों संविधान में अनुच्छेद 279A1 के अंतर्गत जीएसटी परिषद की व्यवस्था है। ये जीएसटी संदर्भ में निर्णय लेने का सर्वोच्च निकाय है। तो जो भी निर्णय होंगे, किस वस्तु को जीएसटी में रखना है, किसको नहीं रखना है, वो कौन तय करेगा? ये तय करेगा जिसके अध्यक्ष या अध्यक्षा होती हैं देश की वित्त मंत्री। दोस्तों जीएसटी की दोहरी संरचना होती है। इसका मतलब यह है कि जीएसटी जो आएगा उसका एक हिस्सा केंद्र को मिलेगा और दूसरा हिस्सा उस राज्य को मिलेगा जिस राज्य में उपभोग हुआ है, ना कि उस राज्य में जहां उत्पादन हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों? एक गंतव्य आधारित, उपभोग आधारित, आपूर्ति आधारित अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। क्योंकि यहां पर जहां पे माल कंज्यूम होगा, जहां पे आपूर्ति होगी, जहां उपभोग होगा, जहां पे गंतव्य होगा, उस राज्य को उसका टैक्स मिलेगा और केंद्र को उसका हिस्सा मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा कुछ बातें और हैं। जीएसटी में अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग कर की दरें हैं। जैसे किसी वस्तु पर जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्यान्न आदि हैं, उस पर 0% है, किसी पर 5% है, 12% है, 18% है, और दोस्तों 28% जो है विलासिता वस्तुओं पर है, या फिर टोबैको सिगरेट्स के ऊपर भी आपको 28% का जीएसटी मिलेगा। कुछ दोस्तों अगर हम बात करें स्वर्ण आभूषण पर, तो स्वर्ण आभूषण पर विशेष दर है 3% का। पेट्रोल डीजल दोस्तों इसके बाहर है, और जो मानव उपभोग के लिए शराब है वो भी इससे बाहर रखी गई है, और राज्य में जो बिजली है, उत्पादन है, वो भी इससे बाहर रखा गया है। दोस्तों ये कुछ अतिरिक्त जानकारी है हमारे इस भाग को लेकर। तो ये दोस्तों काफी सफिशिएंट हमारे लिए इस प्रश्न को लेकर। जीएसटी को आप देखें दोस्तों, हमारी परिभाषा जो होगी, मैंने कहा कि जब उत्तर लिखें हम, तो कोशिश ये हो कि हम सबसे पहले तथ्यों को निकाल लें, उन तथ्यों को जिनको हमें शामिल करना है। एक बार हमने तथ्यों को लिख दिया, इन तथ्यों को लेकर हम वाक्य बना सकते हैं, और वाक्य जो होगा वो 15 से 20 शब्द को जस्टिफाई करेगा, उसके लिए पर्याप्त रहेगा। दोस्तों इसीलिए अगर हम किसी प्रश्न को देखें तो छोटे प्रश्नों के उत्तर में जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनका होना बहुत जरूरी है, और अनावश्यक जो हमारी ग्रामर सेंटेंस है उसको आप थोड़ा सा कम करें, तो अधिकांश अपने आप अंकों का अधिकतमकरण कर सकेंगे, और आप 3 अंकों में से अधिक प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों ये था हमारा दूसरा प्रश्न, और हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारे सामने है कि शुद्ध अंतर्वाह की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ नेट इनफ्लो क्या है। दोस्तों हम देखें कि चूंकि आज हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विदेशों से निवेश लेते भी हैं, निवेश देते भी हैं, व्यापार होता है, तो लेन देन जो है हमारा दोनों तरफा होता है। और इसको हम देखें निवेश के अगर परिप्रेक्ष्य में, दोस्तों भारत यहां पर है मान लीजिए, और ये विश्व है। दोस्तों विश्व से भारत में निवेश आता है, तो ये हम कहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। हालांकि उसको हम एफडीआई कह सकते हैं, या फिर उसको हम एफआईआई भी कह सकते हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या विदेशी संस्थागत निवेश। एफडीआई दोस्तों उद्योगों में या अलग अलग जो उत्पाद को बढ़ाने में आता है, और भारत के बाजारों में, शेयर बाजारों में आता है एफआईआई। तो मान लीजिए भारत में जो विदेशी निवेश आया वो था फॉर एग्जांपल 80 अरब डॉलर। तो दोस्तों मान लीजिए मैं कहता हूं कि भारत में, और किसी वर्ष अगर मैं बात करता हूं 2020-21 की, तो 2020-21 में विश्व से भारत में करीब 80 अरब डॉलर का निवेश मान लीजिए आया। दोस्तों ये क्या है? ये इनफ्लो है, ये अंतर प्रवाह है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों ये शुद्ध अंतर प्रवाह नहीं है। जितना दोस्तों पैसा देश में आया है, जितना अपने पास आया है, वो हमारे पास आता है
जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा। मतलब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में इतना धन तो बढ़ जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि कुछ पैसा बाहर भी जाएगा। आप देखिए देश में भी ऐसे लोग हैं जो विदेशों में निवेश करते हैं, तो देश से भी पैसा बाहर जाएगा। यहां पर दोस्तों होगा क्या कि भारत से पैसा जब बाहर जाएगा तो यहां इसको हम बोलेंगे बहिर्प्रवाह। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे आउटफ्लो या बहिर्प्रवाह, आउटफ्लो। तो मान लीजिए भारत से करीब 20 अरब डॉलर का धन निवेश के रूप में बाहर गया। दोस्तों इसी फॉरेक्स में जो 80 डॉलर या 80 अरब डॉलर बढ़े, इसी फॉरेक्स में क्या होगा, 20 अरब डॉलर घट भी जाएंगे। तो इसका मतलब नेट हमारे पास कितना बचा, नेट फ्लो कितना आया दोस्तों। तो यह जो नेट इनफ्लो है, जो शुद्ध अंतर प्रवाह है दोस्तों, वो बन गया 60 अरब डॉलर। दोस्तों इसीलिए बात होती है जब हम बात करते हैं किसी शुद्ध अंतर प्रवाह की, इसका मतलब होता है कि हमने कुछ धन निवेश बाहर किया या हमने किसी मायने से धन को बाहर भेजा, कुछ अंदर आया, तो उसके जो डिफरेंस है, उसका डिफरेंस कितना है शुद्ध दोस्तों, उसको बोलते हैं नेट इनफ्लो। और आमतौर पे ये विदेशी निवेश के संदर्भ में बताया जाता है, क्योंकि अब अगर एक्सपोर्ट की बात दोस्तों करते हैं, एक्सपोर्ट तो क्या व्यापार है। तो एक्सपोर्ट हमने किया, मान लीजिए हमने निर्यात किया, तो निर्यात में कुछ धन आएगा, आयात में कुछ धन जाएगा। जो उसका अंतर है वो दोस्तों व्यापार का अंतर है, व्यापार का शेष है। लेकिन जब निवेश की बात होती है तो निवेश में कुछ आता है, कुछ का फ्लो है देश के अंदर, तो वो इनफ्लो है। कुछ फ्लो देश के बाहर है, उसको बोलेंगे आउटफ्लो। तो यदि हम ऐसा कहें कि इनफ्लो, अगर हम ऐसा कहें कि देश में जो इनफ्लो है उसमें से हमने आउटफ्लो को माइनस कर दिया, जो बचा वो क्या दोस्तों, वो है शुद्ध अंतर प्रवाह या अंतर्वाह या शुद्ध इनफ्लो। तो इसलिए हम इस प्रकार के कंसेप्ट को बोलते हैं नेट इनफ्लो, जो आमतौर पर विदेशी निवेश के संदर्भ में इसकी चर्चा होती है। एक बात और, यदि शुद्ध इनफ्लो हमारा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, धनात्मक है, तो इससे हमारे भंडार, हमारे विदेशी मुद्रा भंडार क्या होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों यदि हमारे शुद्ध इनफ्लो नकारात्मक हैं, ऋणात्मक हैं, इसका मतलब यह हुआ कि शायद देश के अंदर पैसा आया 80 अरब डॉलर और देश के बाहर चला गया 90 अरब डॉलर। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो शुद्ध इनफ्लो है वो नेगेटिव है। इससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार दोस्तों क्या होगा, घट जाएगा। तो ये इनफ्लो कितना है, सकारात्मक है या ऋणात्मक है, इससे भी पता लगेगा कि हमारे देश में उत्पाद कितना है, निर्यात कितना है, निवेश कितना है, और उससे विदेशी मुद्रा भंडार की जो स्थिति है उसका भी अंदाजा हमें लग जाता है। दोस्तों इसीलिए ये कोशिश होती है कि नेट जो इनफ्लो हो वो सकारात्मक हो, धनात्मक हो और पैसा शुद्ध देश में आए। और इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो देश में विनिर्माण है, उस पर ध्यान देना होगा, उसको बढ़ाना होगा, तभी क्या होगा, देश में उत्पादन बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर हमने इस प्रश्न की बात कर ली, तो यहाँ पे आप बताएंगे जो हमारी परिभाषा है, अवधारणा ये है कि यदि अंतर प्रवाह में से बहिर्प्रवाह को घटा दिया जाए तो जो उसका अंतर है उसे बोलेंगे शुद्ध अंतर प्रवाह, जो धनात्मक भी हो सकता है, जो ऋणात्मक भी हो सकता है, जो पॉजिटिव हो सकता है, जो नेगेटिव हो सकता है। और यदि वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, इसका मतलब उस राशि से हमारे भंडारों में वृद्धि होगी, अन्यथा उससे हमारे भंडार में गिरावट होगी। दोस्तों ये हमारी परिभाषा यहाँ पर बन जाती है इस कंसेप्ट को लेकर। दोस्तों यहाँ पे हमने अभी तक के चर्चा में 3 प्रश्नों की बात कर ली है, जिसमें हमने पहले देखा कि विमुद्रीकरण क्या है। तो प्रचलित मुद्रा के वैधानिक दर्जे को समाप्त करने की जो प्रक्रिया को हम कहते हैं विमुद्रीकरण। और हमने देखा कि भारत में 1946 हो, 1978 हो और 2016 हो, इस अलग अलग 3 वर्षों में अलग अलग नोट को हमने विमुद्रित किया।
फिर हमने दोस्तों बात की है हमारे जीएसटी के बारे में, परिभाषा हमने देख ली है और परिभाषा के साथ में जो अतिरिक्त जानकारी है वो हमारे सामने है, ये आपको याद रखना है, आने वाले प्रश्नों में काम आ सकती है। और तीसरा हमने देखा शुद्ध अंतर प्रवाह की अवधारणा दोस्तों ये है, जिसमें हम जो अंतर प्रवाह है और जो बहिर्प्रवाह है उसका जो अंतर लेते हैं उसको दोस्तों हम शुद्ध अंतर प्रवाह कहते हैं, जो विदेशी निवेश के संदर्भ में आमतौर पे चर्चा में होता है। दोस्तों ये था हमारे इस वीडियो की चर्चा। दोस्तों अगले वीडियो में हम इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों पे चर्चा विस्तार से करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।